नमस्कार दोस्तों। मैंने नोटिस किया है कि आप लोगों को भूतिया हॉस्पिटल या भूतिया मुर्दाघर की कहानियां सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक मुर्दाघर में दीपेश नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी रूह कंपा देने वाली कहानी लेकर आया हूँ। ये घटना इतनी ज्यादा खौफनाक है, इतनी ज्यादा डरावनी है कि इस पर विश्वास कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सच मानो, अगर इस घटना पर कोई फिल्म बन गई तो धमाका मचा देगी। आजकल के बॉलीवुड वालों को भी सिखा देगी कि असली हॉरर फिल्में कैसे बनाई जाती हैं। ये घटना आज से तकरीबन 5 साल पहले यानी कि साल 2020 में घटी थी। लेकिन यह कहानी दीपेश से शुरू नहीं होती, बल्कि संजय नाम के एक आदमी से शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे, संजय कौन? संजय दीपेश का कजिन ब्रदर था। जी हाँ, जिसके साथ ये घटना घटी वह उसका ही कजिन ब्रदर था। संजय का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करते थे। जब संजय थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। संजय उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता था और वहीं उसे एक मुर्दाघर में नौकरी मिल गई। लेकिन नौकरी कौन सी थी? रात की चौकीदारी की नौकरी। जब संजय ने अपने माता पिता को यह बात बताई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। नहीं बेटा, तू ये काम मत कर। हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन तू कोई और नौकरी ढूंढ ले। रात में मुर्दाघर की चौकीदारी करना बहुत अजीब और डरावना लगता है। लेकिन संजय समझदार था। उसे पता था कि गरीब के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। उसे ये नौकरी करनी ही थी। और वो ये जानता था कि कितनी परेशानियां झेली है मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने और मैंने खुद ने। तब जाकर हमारी जिंदगी थोड़ी संभली। इसलिए संजय कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसका सोचना था कि एक बार कोई नौकरी मिल जाए फिर मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब उसे ये नौकरी मिली तो सैलरी भी ठीक ठाक थी, यही कोई 7-8 हजार महीना। उसने सोचा, चलो रहने खाने का भी इंतजाम हो ही जाएगा, किसी तरह एडजस्ट कर ही लूंगा। नौकरी ज्वाइन कर ली। अब जब वह पहली बार मुर्दाघर पहुंचा, यानी कि उसका पहला दिन था, तो वहां के हेड चौकीदार ने उसे समझाया, देख बेटा, तू रात के समय यहां चौकीदारी करेगा। हो सकता है कि कई रातें ऐसी आएं जब इस पूरे मुर्दाघर में सिर्फ तू होगा और तेरे अलावा यहां सिर्फ लाशें होंगी। तू अकेले बाहर बैठना, अपनी कुर्सी लगाना और जो मुर्दाघर का परिसर है उसके एंड में बाहर की तरफ बैठना। और अगर अंदर से कोई भी आवाज आए, किसी भी तरह की हलचल हो, तो अंदर मत जाना, उसे इग्नोर कर देना। संजय सुनकर हैरान। उसने सोचा, कमाल की बात है, अंदर से अगर कोई आवाज आएगी तो मैं ना जाऊं, मतलब मैं चौकीदार हूं, और अगर कोई हलचल होती है तो मेरा जाना स्वाभाविक है, लेकिन ये मुझे जाने से मना क्यों कर रहे हैं? संजय ने हेड से पूछा, भाई इसका कारण क्या है? हेड ने बस इतना कहा, जितना कहा जा रहा है उतना ही समझ ले, बस अपना काम शुरू कर। संजय ने कहा, ठीक। फिर वह अंदर गया, अपनी ड्रेस पहनी और अपना पहला दिन शुरू कर दिया। रात बीत गई, न कोई अजीब आवाज आई, न कोई गड़बड़ महसूस हुई, न ही कोई दस्तक सुनाई दी। सब कुछ ठीक था, या शायद अभी तूफान से पहले की शांति थी। ठीक है, चलो यार, संजय ने मन में सोचा। सीनियर था, हेड था, वैसे ही बोल दिया होगा समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हुआ, घर गया। माता पिता बहुत खुश थे, ये भी बहुत खुश था। संजय ने माता पिता से कहा, टेंशन मत लो, अच्छा काम है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस बाहर बैठता हूँ, बढ़िया अपनी कुर्सी लगाकर। अंदर वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो लाशें होती हैं उन्हें मैं देखता भी नहीं हूँ। उसके ठीक सामने रोड क्रॉस करके एक गार्डन था। वहां का नजारा बहुत अच्छा था। दिन में चिड़िया चहकती थीं, रात के समय भी वहां कुत्ते बिल्ली खेलते कूदते रहते थे। संजय को इन्हें देखकर टाइम पास करने में मजा आता था। इससे माता पिता की भी थोड़ी टेंशन खत्म हुई। जैसे तैसे करके 5-6 महीने बीत गए। संजय ने बहुत पैसे कमा लिए थे। वैसे ऐसा नहीं था कि घर में बिल्कुल पैसे नहीं थे। पिताजी एक समय किराने की दुकान में काम करते थे। जो भी उन्होंने कमाया था उसे जमा पूंजी के रूप में संभाल कर रखा था। लेकिन फिर पिताजी को पैरालिसिस हो गया। जिस दुकान में वो काम करते थे वहां से उन्हें काम छोड़ना पड़ा। उनकी खुद की दुकान नहीं थी, वो तो एक वर्कर के तौर पर काम करते थे।
अब जब संजय को चौकीदारी करते हुए 5-6 महीने हो गए तो उसके माता पिता ने कहा, बेटा तेरी उम्र अच्छी खासी हो गई है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। संजय बोला, माता पिता मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतनी कम सैलरी वाले लड़के से कौन सी लड़की शादी करेगी। माता पिता ने कहा, जब तू छोटा था गांव में एक लड़की थी, एक परिवार था जिससे हमने बचपन में ही तय कर लिया था कि जब ये बड़े होंगे इनकी शादी आपस में करा देंगे। गांव में ऐसे ही चलता है। माता पिता ने कहा, बचपन में तुम्हारी शादी तय हो गई थी ना, तो अब भी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, हम बात चलाते हैं। पिताजी ने गांव में अपने रिश्तेदारों से बात की, लड़की के परिवार वालों को घर बुलाया। अब वो बेचारे गरीब लोग थे। लड़की के पिताजी साधारण किसान थे, उनके पास भी पैसे कम थे। बड़ी मुश्किल से वो लोग भी अपना जीवन चला रहे थे। अब जब लड़की ने लड़के को देखा और लड़के ने लड़की को देखा तो पहली नजर में ही दोनों को प्यार हो गया, जिसके बाद शादी की तारीख निकली और शादी हो गई। अब शादी हुई तो पहले 3 लोग थे, मगर अब 4 लोग घर में हो गए थे। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, ये संजय ने सोचा। इसलिए संजय कई बार नाइट शिफ्ट के साथ साथ डे शिफ्ट भी कर लेता। एक दिन में मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे ही सो पाता। अब किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। शादी को लगभग 12 महीने हो गए थे। अब उसकी पत्नी का प्रेगनेंसी का 9वां महीना आ गया था। अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि डर भी लग रहा था, अगर पत्नी को अचानक लेबर पेन हो गया और मैं घर पर नहीं हुआ तो उसे हॉस्पिटल कौन ले जाएगा, क्योंकि पिताजी अब ठीक से चल फिर नहीं पाते थे और माताजी अकेली क्या ही कर लेंगी। संजय बहुत टेंशन में था। अब जैसे तैसे करके दिन बीत रहे थे, मगर संजय बहुत डरा सहमा रहता था। उसे बस यही डर था कि कहीं घर से कोई बुरी खबर ना जाए। लेकिन जैसे तैसे करके दिन कटते गए और अब वह दिन करीब आ गया जब उसकी पत्नी को लेबर पेन आ सकता था। रात के 3 से 3:30 बजे संजय अपनी ड्यूटी पर था। तभी अचानक से घर से फोन आया, कुछ होने वाला है। ये भागता हुआ घर की तरफ निकला और फिर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गया। पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स बोले, देखो अभी एकदम से डिलीवरी नहीं होगी, हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। दरअसल जो दर्द हुआ था वह असली लेबर पेन नहीं था, लेकिन ऐसा कई बार कई मामलों में होता है। डॉक्टर्स ने कहा, अब डिलीवरी ज्यादा दूर नहीं है तो उसे 3 दिन के अंदर हो ही जाएगी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। अब बात आई पैसों की। संजय ने सोचा, ठीक है जैसे तैसे करके देख लेंगे, बस इलाज अच्छे से होना चाहिए। लेकिन अब एक और टेंशन, अगर पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती रही तो मेरा काम कैसे चलेगा। अगर मैं नौकरी पर नहीं गया तो मेरी सैलरी कट जाएगी। कितनी सैलरी थी? पहले 7,500 से 8,000 के बीच थी। अब तक लगभग 2 साल नौकरी को हो चुके थे, लेकिन सैलरी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अगर 1 दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया तो पगार में और कटौती हो जाएगी और इधर हॉस्पिटल का खर्चा भी देना है। तब संजय ने एक प्लान बनाया। उसने अपने कजिन भाई दीपेश को फोन किया। दीपेश थोड़ा निडर था, बेफिक्र था, घूमता फिरता रहता था, लेकिन समझदार भी था। दीप उसी शहर की दूसरी कॉलोनी में रहता था। संजय ने कहा, भाई ऐसी ऐसी बात है, तेरी भाभी को लेबर पेन हो गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2-3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रखना पड़ेगा। अब समस्या यह है कि अगर मैं अपनी नौकरी पर गया तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर नहीं गया तो मेरी सैलरी कट जाएगी। हॉस्पिटल के खर्चे देने हैं तो एक तरीका है, जब तक मैं हॉस्पिटल में हूं तब तक क्या तू मेरे बदले चौकीदारी का काम कर सकता है। दीपेश थोड़ी देर चुप रहा। वो थोड़ा घुमक्कड़ टाइप का था, थोड़ा मस्तीखोर था, लेकिन समझदार भी था। दीपेश अपने परिवार वालों की जरूरतों को समझता था। उसने थोड़ा सोचा और फिर बोला, ठीक है भाई, मैं रह लूंगा, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। वैसे भी क्या है, फोकट घूमता फिरता रहता हूं, थोड़ा ये काम करके भी देख लूंगा, टाइम पास हो जाएगा। संजय ने फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, तुझे डर तो नहीं लगेगा ना, ये मुर्दाघर की जॉब है। दीपेश हंसते हुए बोला, मुझे कभी भी इन चीजों से डर नहीं लगता, तू टेंशन मत ले, बस मेरी हेड से बात करवा दे,
मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा और तेरा काम अच्छे से संभाल लूंगा, चिंता मत कर। हेड से बात हुई। संजय ने हेड से बात की और हेड भी संजय की बात को समझता है और दीपेश को कुछ दिनों के लिए काम करने की अनुमति दे देता है। अब हेड ने दीपेश को भी वही बात समझाई। देख भाई, अंदर से कुछ भी आवाजें सुनाई दें, रिएक्ट मत करना, अंदर मत जाना। दीपेश थोड़ा चौंक गया। क्यों नहीं जाना? मैं तो चौकीदार हूं ना। हेड ने गंभीर होकर कहा, नहीं, तू अभी सिर्फ 2-3 दिन के लिए आया है। ज्यादा सवाल मत कर, अंदर मत जाना। रात के 12 बजे के बाद चाहे कोई तेरा नाम पुकारे, चाहे कोई कुछ भी कहे, अनसुना कर देना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कहकर हेड चला गया। दीपेश को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने अचानक सोचा, हो सकता है हेड ने शराब पी रखी हो, क्योंकि उसने कहीं सुना था कि मुर्दाघर में काम करने वाले ज्यादातर लोग शराब पीकर काम करते हैं। उसे इसके पीछे की सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन आज जब हेड उसके सामने ऐसी बातें कर रहा था तो उसे शक हुआ कि यह पक्का नशे में है। छोड़ो यार, जाने दो, मैं अपने काम पर फोकस करता हूं। दीपेश कुर्सी पर बैठ गया। कहीं से एक हिंदी मैगजीन उठाई और पढ़ने लगा। रात का वक्त हो चला था। रात के 12:30 बजे अचानक से अंदर से कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दौड़ रहा हो। मुर्दाघर में जितनी लाशें होती थीं वो बॉक्सेस में रखी जाती थीं। जैसे फिल्मों में देखा होगा, बॉक्स खींचकर बाहर निकालते थे तो बॉडी दिखाई देती थी। सीरियल्स में भी देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही सेटअप था। अब 12:30 बजे के आसपास जैसे कोई उन बॉक्सेस को खींचने की कोशिश कर रहा हो, कोई उन्हें हटाने या फिर हिलाने की कोशिश कर रहा हो। दीपेश ने जोर से आवाज लगाई, कौन है? क्या कर रहा है अंदर? अचानक उसका दिमाग दौड़ा, रुको, मैं तो यहां अकेला हूं, अंदर तो कोई भी नहीं था, तो फिर ये खटर पटर कौन कर रहा है? दीपेश थोड़ा आगे बढ़ा अंदर की तरफ। तभी उसके दिमाग में हेड की बात आई, मत जाना। पर फिर उसने सोचा, अरे यार, वो तो नशे में था, लेकिन आवाज तो सच में आ रही थी। बड़े अजीबोगरीब संयोग हो रहे हैं। फिर से आवाज आई। वह धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज अचानक बंद हो गई। दीपेश ने सोचा, शायद मेरा वहम होगा। उस हेड ने मेरे दिमाग में कुछ ज्यादा ही भर दिया था। छोड़ो, मैं बैठता हूं, अपनी मैगजीन पढ़ता हूं, टाइम पास करता हूं। कुछ ही देर में रात कट जाएगी, फिर 2 दिन और बचेंगे, क्या ही तकलीफ होगी। वापस अपनी कुर्सी पर गया और मैगजीन पढ़ने लगा। उसे बहुत तेज नींद आने लगी। आखिर आदत नहीं थी बैठे बैठे चौकीदारी करना, कहीं घंटों तक एक जगह टकटकी लगाकर बैठना, यह सब उसके लिए नया था। वह तो दोस्तों के साथ घूमने का आदी था, मस्ती करने का आदी था, रात में चाय समोसे खाने का आदी था। दीपेश ने सोचा, चलो थोड़ी देर सो जाता हूं। तभी अचानक अंदर से बहुत तेज आवाज आती है, मानो कुछ गिर गया हो। दीपेश की आंखें फट से खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। झटके से पीछे पलटा, धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। सोचने लगा, यह सपना था या हकीकत? पर आवाज तो अंदर से आई थी। वह जोर से चिल्लाया, कौन है अंदर? कोई है तो बोलो। तभी फिर से वही आवाज आई, धड़ाम, इस बार और भी तेज। अब जैसे मानो कोई लोहे के बॉक्स को बाहर की तरफ खींच रहा था। दीपेश घबरा गया और सोचने लगा कि यह आवाज किसकी हो सकती है। अब यह मेरा कोई वहम नहीं है, यह सच में हो रहा है, ऐसा दीपेश ने सोचा। धीरे धीरे दीपेश उस बॉक्स के पास गया। बड़ी हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे बॉक्स खोला। अंदर कोई नहीं था। नहीं, इस बॉक्स में से आवाज नहीं आ सकती, ऐसा दीपेश ने सोचा। तभी जैसे ही उसने बॉक्स बंद किया, बगल वाले बॉक्स से कुछ हिलने की आवाज आई, मानो मुर्दे हिल रहे हों। दीपेश घबरा गया। अंदर कौन हो सकता है? दीपेश ने सोचा। अंदर तो मुर्दे हैं, फिर ये बॉक्स अपने आप हिल कैसे रहा है? दीपेश डर गया था, मगर वो डरते हुए उस बॉक्स के पास गया और कांपते हुए हाथों से बॉक्स के हैंडल को पकड़ा और झटके के साथ बॉक्स के हैंडल को खींच दिया। और जब उसने बॉक्स के अंदर देखा तो बुरी तरह डर गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। अंदर एक मोटा सा आदमी, बड़ी बड़ी आंखें निकाले हुए, दीपेश को घूर रहा था। उसकी आंखें पूरी फटी हुई थीं। वो आदमी मर चुका था, लेकिन ये मरकर भी मरा नहीं। उसके शरीर में
मानो अभी भी जान थी। दीपेश डर के मारे कांपने लगा। ये क्या देख लिया मैंने? दीपेश ने खुद से कहा। फौरन बॉक्स को झटके से बंद किया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह बाहर की तरफ पहुंचा। जैसे ही कांच के दरवाजे की तरफ गया, दरवाजा लॉक था। यह दरवाजा बंद कैसे हो गया? दीपेश सोचने लगा। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो कुछ सोचने और समझने की हालत में नहीं था। वह घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहां फंस गया हूं, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब अंदर से और भी डरावनी, दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगीं। अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सारे बॉक्स अंदर से बाहर की तरफ निकलने लगे। सारे बॉक्स अपने आप अनलॉक हो गए। कई सारे बॉक्स अंदर बाहर, और कुछ बॉक्स जोर जोर से हिल रहे थे। दीपेश समझ चुका था कि उसकी मौत पक्की है। अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। दीपेश बुरी तरह डर गया। वह भागते हुए अंदर की तरफ गया, लेकिन वो देखना भी चाहता था। और जब वो अंदर गया तो जो उसने देखा वो रूह कंपा देने वाला था। अंदर के सारे बॉक्स एक साथ अंदर, एक साथ बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, मानो कोई खौफनाक और भूतिया अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही थी। और अब उसका दिमाग और पूरा शरीर मानो अपना संतुलन खो चुका था। तभी अचानक एक अजीब सी रोने की आवाज पूरे मुर्दा घर में फैलने लगी। और जैसे ही ये आवाज दीपेश के कानों में गई, दीपेश बेहोश होकर उसी समय जमीन पर गिर पड़ा। पूरी रात दीपेश वहीं उसी जगह पर बेहोश पड़ा रहा। और जब सुबह का समय हुआ, करीब सुबह के 4:30 से 5 बजे होंगे, तभी किसी ने उसके कंधे को झकझोर कर उठाया। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। सामने संजय खड़ा था। संजय मुस्कुराते बोला, बधाई हो, तू चाचा बन गया है, लड़का हुआ है। दीपेश सन्न रह गया। वो रात, वो डर और अब ये खबर। उसने खुद को संभाला और बोला, वाह यार, 2 दिन की बात थी ना, अच्छा हुआ तू आ गया। पर उसने संजय को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि दुनिया के सामने वह हमेशा खुद को बहादुर दिखाता था। संजय ने भी सोचा, दीपेश तो बस सो रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, बल्कि पूरा 1 साल बीत गया। अब संजय के बेटे का जन्मदिन था। घर में जश्न मनाया जा रहा था। शाम को संजय और दीपेश बाहर बैठे थे। हल्की फुल्की पीने पिलाने की महफिल जमी थी। इसी बीच दीपेश को अचानक कुछ याद आया। उसने संकेत में बात छेड़ी, भाई, तुझे आज तक वहां कुछ गड़बड़ सा महसूस हुआ है क्या? संजय ने एक लंबी सांस ली और बोला, जब मैं गया था और मैंने अपनी आंखों से लाशों को उठते देखा था। वो उठ रही थीं, अपने स्ट्रेचर से हिल रही थीं। मैं अपना दिमागी संतुलन खोने ही वाला था, इसलिए मैंने तुझे भी वार्निंग दी थी। संजय ने पूछा, तूने भी कुछ देखा था क्या? उस रात तो बेहोश हो गया था। दीपेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, अंदर गया था, बस ठंडा ठंडा लग रहा था, नींद आ गई थी, सो गया था, और ये बात यही खत्म हो जाती है। संजय ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए और इस तरह ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन दीपेश ने सोचा, ये कहानी पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। कुछ लोगों को सीख भी मिलेगी और साथ ही मनोरंजन भी मिलेगा, तो मैंने इसे लिख भेजा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। अगर आपके पास भी कोई कहानी, कोई रहस्यमयी घटना, कोई डरावना अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। हो सकता है अगला वीडियो आपकी कहानी पर ही बन रहा हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।